हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम चर्चा करेंगे आज 25 दिसंबर के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। इससे पहले इस कोर्स की थोड़ी सी जानकारी। यहाँ पे नाउन टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, प्रोनाउन चल रहा है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया कोर्स है। सब कुछ आपको डिजिटल बोर्ड पर ही मिलना है। जो भी पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ अवेलेबल होगी। और ये अपने आप में एक ऐसा कोर्स है जो कि आपको किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर दिला सकता है। ये आपको बाई करने के लिए ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। ये एप्लीकेशन आपको मिलेगी प्ले स्टोर पर। अगर आपको वहां पे प्रॉब्लम आती हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज यहाँ पे नजर आएंगे आपको। इन कोर्सेज में मुख्य कोर्सेज की अगर बात करूं तो क्लोज टेस्ट एंड पैराजंबल। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को क्लोज टेस्ट सोल्व करने में, पैराजंबल सोल्व करने में। तो अगर ये कोर्स आप बाई करते हैं तो इसमें 100 क्लोज टेस्ट और 100 क्वेश्चंस पैराजंबल के मिलते हैं। 100 क्वेश्चंस पैराजंबल के हैं। एक क्वेश्चन पर एक वीडियो बनाया गया है, पूरी तरीके से फोकस करके उसको समझाया गया है। सब कुछ यहाँ पे न्यूज़पेपर से ही मिलता है। तो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, या बाई कर सकते हैं। अगर आप बुक्स की बात करें तो कुछ ई बुक्स भी हैं, जिसमें वोकैबुलरी की 2 ई बुक्स उपलब्ध हैं, है ना। इसके अतिरिक्त एक नेवी और एयरफोर्स के बच्चों के लिए एक बुक उपलब्ध, जिसमें मॉक टेस्ट मिलते हैं। तो ये कुछ ई बुक्स भी हैं। ये वाला कोर्स जो हर वेंसडे को हम स्टार्ट करते हैं, और इसमें 2 एडिटोरियल्स मिलते हैं। एक एडिटोरियल जो यूट्यूब पर मिलता है शाम को 5 बजे। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप एक भी एडिटोरियल ढंग से पढ़ लेते हैं तो जरूरत ही नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है प्रैक्टिस कम है, आपको पीडीएफ भी इसका चाहिए होता है, तो फिर आप एप्लीकेशन पर जाएं और ये वाला कोर्स बाई कर सकते हैं। करें स्टार्ट। आज का एडिटोरियल से ही लिए गए 3 एरर्स के क्वेश्चंस हैं। पहला देखिए, इट्स एस्पिरेशंस। देखो एस्पिरेशंस यहाँ पे नाउन है, ठीक है। इट्स एस्पिरेशंस, इसकी जो एस्पिरेशंस हैं, इसकी जो इच्छाएं हैं। टू रोप इन का मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना या किसी को एंटाइज करना, टेम्प्ट करना कि वो आपका काम कर दे, ठीक है। या फिर किसी को किसी चीज में हिस्सा लेने के लिए परस्यूएड करने को बोलते हैं क्या, रोप इन। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, जो वैश्विक निवेश है उनमें। एक बात समझने की यहाँ पे ये है, आगे देखो वर्ब दे रखी है आपको, मस्ट बी। अगर आगे वर्ब दे रखी है तो इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि इट इज का एब्रेविएशन है। ये है इट इज का एब्रेविएशन। समझ में आ रही है बात। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, पजेसिव एडजेक्टिव की। पजेसिव एडजेक्टिव के लिए इट्स चाहिए। एक ये इट्स होता है, इसका मतलब इट इज होता है। तो इट इज एस्पिरेशंस तो हो नहीं सकता। ये तो कह रहा है इसकी इच्छाएं क्या, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को लाने की इच्छाएं, उनको मैच किया जाना चाहिए, ये कहना चाहता है। इसलिए यहाँ पे इट्स आएगा। आपका आंसर है वो 1 नंबर होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द डैमेज अराइज फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज डिसीजन। जो टैक्स अधिकारी हैं उनका जो डिसीजन है, उससे जो यहां पे डैमेज हुआ है। टू टेक बाई फोर्स, और डिसीजन क्या था कि जबरदस्ती हम ले लेंगे, हथिया लेंगे। एंड सब्सिक्वेंटली सेल द कंपनीज शेयर, और उसके बाद में कंपनीज के शेयर बेच देंगे। तो देखो, द डैमेज अराइज फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज डिसीजन टू टेक बाई फोर्स। अब यहाँ पे एक्चुअल में अधूरा सा वाक्य है। थोड़ा सा अगर आगे हम लिखते हैं तो यहाँ पे देखो 2 चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एक होता है डैमेज, एक वर्ड होता है डैमेजेस। डैमेज जो वर्ड होता है इसका मतलब नुकसान, और एक होता है डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, मुआवजा, जो भी नुकसान है उसकी भरपाई। आप एक बात समझिए, डैमेज अगर यहां पे होता तो यहां पे अराइजेस आता, है ना, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जुड़ती, सिंगुलर आता। लेकिन डैमेजेस होना चाहिए ताकि ये प्लूरल कर सकें। कुछ तो गड़बड़ है ना यहाँ पे। तो ये जो कह रहा है कि नुकसान की भरपाई, अब आगे नुकसान की भरपाई कैसे होती वो सब आगे दे रखा होगा, आपको एडिटोरियल में देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे समझ सकते हो कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाले टॉपिक से ये वाली एरर आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपका आंसर होगा वो 1 नंबर आएगा। और तीसरा है द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट द हेग। हेग नीदरलैंड्स में है। तो नीदरलैंड्स में जो एक हेग मतलब हेग जगह है, वहां पे जो ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन का मतलब बिचौलिया होना होता है, मध्यस्थता होना होता है। तो वो न्यायालय जो मध्यस्थता करता आया है, उसने वेंसडे को रूल किया मतलब निर्णय दिया, डिक्री, वर्डिक्ट दिया। किस चीज में? इन फेवर ऑफ एनर्जी फर्म। एक फर्म है, एक कंपनी है जो कि ऑयल और एनर्जी को एक्सप्लोर करने का काम करती है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इसका नाम है
केयर्न पीएलसी, पीएलसी का मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, ये कंपनी का नाम है। ओवर ए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड, किस बात को लेकर, जो पीछे के टैक्स डिमांड है, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैकडेटेड, जो पीछे का टैक्स बकाया है उसकी डिमांड को लेकर उसने इसके फेवर निर्णय दे दिया है। ये आपको कहना चाह रहा है, यहाँ पे एरर कोई है नहीं, आपका आंसर होगा नो एरर। तो ये तो 3 क्वेश्चंस हमने कॉमन एरर्स के डिस्कस किए। अब हम शुरू करेंगे इस आर्टिकल को। लर्निंग टू लेट गो नाम से ये आर्टिकल आपको दे रखा है। लर्न का मतलब क्या होता है, सीखना। लेट गो, लेट गो मैंने एक बार ट्रांसलेशन में करवाया था। आप कहो कि जाने दो किसी चीज को, ठीक है, आप उसका सोचना नहीं चाहते, जाने दो कोई बात नहीं, तो उसको बोलते हैं लेट गो। तो लर्निंग टू लेट गो का मतलब है जो बीत गया वो चीजें जाने दो, है ना, उस पर फोकस मत करो, उस पर स्टिक मत रहो, ये चीज है। तो लर्निंग टू लेट गो, ये सीखना है कि जाने दो चीज को, है ना, ये चीज सीखनी है। अब ये आर्टिकल का थोड़ा सा समरी बताऊं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं थोड़ा सा बता दिया करो कि किस बारे में आर्टिकल है। वैसे तो पता लग जाना चाहिए, खुद थोड़ा बहुत काम तो खुद भी कर सकते हैं, फिर भी चलो बात कर लेते हैं। ये एक कंपनी है ब्रिटेन की, यूरोप की एक लीडिंग कंपनी है, केएन पीएलसी, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इस कंपनी पर जैसे कि वोडाफोन का हुआ था ना, ब्रिटेन की कंपनी वोडाफोन है। अब वोडाफोन से भारत सरकार ने जो पीछे का टैक्स है उसकी डिमांड की थी। भारत सरकार उसके अंदर मतलब जो कोर्ट था, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन था, इंटरनेशनल कोर्ट जो है, उसने निर्णय दे दिया वोडाफोन के पक्ष में। फिर भारत कहाँ चला गया, सिंगापुर एक कोर्ट है, मतलब वहां पे इसके खिलाफ फिर से मुकदमा, जैसे हम लोग हाई कोर्ट में मुकदमा कोई हार जाए तो सुप्रीम कोर्ट में फिर दायर करते हैं, वैसा ही वो सिंगापुर के कोई कोर्ट में भारत ने दायर कर दिया फिर से, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे भारत के सरकार के साथ हुआ है, केएन पीएलसी के जो केस चल रहा है उसके लिए। यहाँ बैकडेटेड कोई केस चल रहा है इनका, ये टैक्स की डिमांड कर रही है भारत सरकार। जो भारत की टैक्स अथॉरिटीज है वो कह रही है कि इस कंपनी से टैक्स लेना है, और टैक्स भी कितना, 24,500 करोड़ का, छोटी मोटी राशि तो है नहीं है, ठीक है। अब जो ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है जो हेग में है, इस कोर्ट ने निर्णय दिया है इस कंपनी के पक्ष में। इसका मतलब अब यहाँ पे भारत को थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा। जैसे वोडाफोन वाले केस में 80 करोड़ रुपए देने पड़े, भारत को देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ बताया गया था। तो ऐसा यहाँ पे भारत को देना पड़ेगा, भारत केस हार गया यहाँ पे, ठीक है। इसके अगेंस्ट भारत सरकार के अगेंस्ट यहाँ पे निर्णय दिया गया है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक। अब रेट्रोस्पेक्टिव यहाँ पे बार बार में वर्ड आएगा, उसका मतलब बैक डेटेड होता है। जैसे वोडाफोन से भी कहा गया था पिछला बकाया है वो चुकाओ, ऐसे इससे कहा गया पिछला बकाया चुकाओ। भारत सरकार ये कहती रहती है, वित्त मंत्री भारत की निर्मला सीतारमण ये कहती रहती हैं कि भारत सरकार का अधिकार है कि हम टैक्स लें, टैक्स लगाएं किसी भी चीज पर। अगर हमारे देश में कोई चीज कंपनी काम करती है हम टैक्स लगा सकते हैं, सीधी सी बात है, ये हमारा एक सॉवरेन राइट है, ये भारत सरकार की वित्त मंत्री और भारत सरकार कहती रहती है। लेकिन ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, वो हालांकि इस बात से बिल्कुल ऐसा नहीं है कि असहमत है ना, लेकिन फिर भी इसने निर्णय दिया है इसके पक्ष में। क्यों दिया है, कैसे दिया है, वो सब बातें इसके अंदर हम कर लेंगे। तो इस बारे में ये आर्टिकल है, आइए करते हैं स्टार्ट। तो एंड तक देखना, हर चीज को नोट करना, हर एक बात को अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे। एंड तक कहीं पर भी स्किप मत करना, दोस्तों तक जरूर पहुंचाना और एक लाइक जरूर देकर जाना। आइए स्टार्ट करें। द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन मध्यस्थता को बोलते हैं, ठीक है। आप फिलहाल तो ऐसे पढ़ो कि ये कोर्ट है जिससे इंटरनेशनल कोर्ट है हेग में, उसी की बात कर रहा है। जैसे ऑन वेंसडे, इसको वेंसडे पढ़ते हैं, वेडनेसडे या वेनसडे नहीं पढ़ते, वेंसडे, बुधवार को। तो इसने क्या किया, बुधवार को। जब ये वेंसडे की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पे ऑन लग रहा है। अगर ये बुधवार से लेकर आज तक की बात करता तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग हम करते हैं, तो हम पर्टिकुलरली किसी डे की बात करते हैं तो ऑन लगाते हैं। तो बुधवार को इसने क्या किया, रूल्ड। रूल का मतलब क्या है, रूल का मतलब यहां पे है, रूल से मतलब है एडजुडिकेट, रूल से मतलब है एडजुडिकेट। इसका मतलब डिक्री भी कह सकते हो, इसका मतलब ऑर्डर भी कह सकते हो। तो इसने आदेश दिया, है ना, इसने निर्णय दिया, वर्डिक्ट दिया, किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ एनर्जी फर्म। एनर्जी फर्म ऊर्जा कंपनी है ये, केएन पीएलसी, पीएलसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसके पक्ष में, ठीक है। किस बात को लेकर, ओवर ए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड। ओवर है उस मुद्दे के लिए आ रहा है कि जिस मुद्दे को लेकर यहाँ पे निर्णय दिया है इसके पक्ष में। मुद्दा था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड का। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, बैक डेटेड, जो पीछे का बकाया है, ठीक है, बैक डेटेड, भूतकाल का, पीछे का। तो पीछे का जो बकाया है टैक्स डिमांड भारत सरकार कर रही थी, कितना रुपए वर्थ लगता है कि इतना मूल्य का 24,500 करोड़ का टैक्स बकाया था।
परस्यूड बाई, परस्यू का मतलब फॉलो करना होता है, चेज करना होता है, और इस चीज को फॉलो किया जा रहा था। कहने का मतलब है कि ये टैक्स मांग कौन रहा था, ये टैक्स मांग रहे थे भारत के टैक्समैन। टैक्समैन का मतलब टैक्स अथॉरिटी, ठीक है, टैक्स विभाग, जो इनकम टैक्स विभाग है वो मतलब यहाँ पे टैक्स ले रहा था। कब से ये परस्यू किया जा रहा था? 2014 से, ठीक है। अब ये 2014 निश्चित समय आ गया, इस कारण से यहाँ पे सिंस के साथ टाइम आ रहा है, ठीक है। निश्चित समय हो तो सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय हो, पीरियड ऑफ टाइम हो तो फिर फॉर का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई बात? यहां तक फिर समझ लो, जो हेग में, जो नीदरलैंड्स में है, इसका जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसने वेंसडे को एनर्जी फर्म केएन पीएलसी के फेवर में निर्णय दिया। किस बात को लेकर? जो भारत सरकार या भारत के जो टैक्समैन हैं वो 2014 से जो परस्यू कर रहे थे, जो इनकी डिमांड थी 24,500 करोड़ रुपए हमारे को चाहिए टैक्स के, तो उस मुद्दे को लेकर यहाँ पे इसके फेवर में निर्णय यहाँ पे इस कोर्ट का आया। अब इट आ रहा है इस आर्बिट्रेशन कोर्ट के लिए। इसने क्या किया? निर्णय दिया दैट द टैक्स लेवी भी एक्चुअल में टैक्स ही होता है, लेकिन टैक्स लेवी का मतलब कह सकते हो जो अमाउंट टैक्स के रूप में आपने लगाया है। तो इसने ये कहा कि जो टैक्स लेवी है पर्टेनिंग टू, इसका मतलब होता रिलेटेड टू। पर्टेनिंग टू का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू, जो कि संबंधित है। तो इसने ये कहा कि भाई जो टैक्स लेवी है, जो अमाउंट टैक्स का लगाया है, जो कि संबंधित है किस चीज से? अ कॉर्पोरेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज अंडरटेकन इन 2006 and 7। मतलब ये बता रहा है कौन? ये बता रहा है ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, ये कि जो टैक्स लेवी है, जो टैक्स की राशि है, जो कि संबंधित है किससे? 2006-7 में क्या हुआ था? 2006-7 में कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज हुई थी, ठीक है। मतलब औद्योगिक पुनर्गठन एक एक्सरसाइज हुई थी, ठीक है, जो कि अंडरटेक की गई थी। अंडरटेक का मतलब है कि इस वर्ष के अंदर इसको पूरा किया गया था, है ना। ये जो चीज है, ये जो एक्सरसाइज है, अभी जो टैक्स लेवी है, फॉल फाउल ऑफ का मतलब दो चीजें होती हैं। एक तो आप किसी नियम का उल्लंघन करो तो फिर आप खतरे में पड़ जाओ, मुश्किल में पड़ जाओ, उसे बोलते हैं फॉल फाउल ऑफ। एक फॉल फाउल ऑफ का मतलब ये होता है कि आप किसी का मतलब कह सकते हो कि किसी अग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं, किसी के कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं। तो यहां ये कह रहा है कि भारत और यूके के बीच जो द्विपक्षीय, बायलैटरल द्विपक्षीय इन्वेस्टमेंट पैक्ट का मतलब होता है अकॉर्ड, पैक्ट का मतलब होता है समझौता, कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हो, अग्रीमेंट भी कह सकते हो। तो इसने कहा कि ये जो चीज है वो भारत और यूके के बीच, मतलब ब्रिटेन के बीच में जो द्विपक्षीय निवेश संबंधी समझौता हो रखा है उसका उल्लंघन है। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर समझना। मतलब इस कोर्ट से पूछा कि भाई आपने निर्णय इसके पक्ष में क्यों दिया, तो इसका जवाब क्या आया? इसने निर्णय दिया, इसने वर्डिक्ट दिया कि जो टैक्स लेवी है, अब यहां से सीधा उठा लो, ये जो टैक्स लेवी है, जो टैक्स यहाँ पे लिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा या टैक्स मैन के द्वारा, ये यहाँ पे उल्लंघन है किस चीज का? भारत और यूके के द्विपक्षीय निवेश समझौते का, ठीक है। और कह रहा है कि किससे संबंधित की बात कर रहा है? कौन से टैक्स लेवी की बात कर रहा है? जो संबंधित है कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज के अनुसार जो 2006-7 में हुई थी, ठीक है। एक बार आगे देखो, द टाइमिंग कुड नॉट हैव बीन वर्स। अब कह रहा है ये लेखक कि भाई ये जो टाइमिंग है, कि ये निर्णय जो है इस कंपनी के पक्ष में आया है, ये टाइमिंग और ज्यादा बदतर हो ही नहीं सकती थी। कुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब है कि ऐसा हो सकता था। जैसे कि आप ये कहो कि मैं बहुत अधिक पैसा कमा सकता था लेकिन मैंने नहीं कमाया, आई कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बट आई डिडंट। इस प्रकार के सेंटेंसेस को कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ लिखते हैं। वर्स जो है बैड की डिग्री कंपैरेटिव है, बदतर को बोलते हैं। तो ये जो टाइमिंग है, ये जो समय है, ये इससे ज्यादा खराब हो ही नहीं सकता था फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए। अब समझाया है कैसे, ये लगाने का मतलब है कि एक्सप्लेन कर रहा है इसी चीज को, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग है ये इससे ज्यादा खराब हो ही नहीं सकता था। इससे बदतर टाइम क्या होता भारत सरकार के लिए? कब? जब एक्सपायरी ऑफ ए 3 month डेडलाइन, मतलब 3 महीने की डेडलाइन दे रखी। डेडलाइन का समझते हो कि जैसे मैंने आपको डेडलाइन दी कि भी आपको ये जो काम है वो इतने समय सीमा के भीतर भीतर करना ही पड़ेगा, वो होता है डेडलाइन, समय सीमा में बांधना। एक्सपायरी का मतलब पता ही है आपको, एक्सपायरी डेट होती है ना, कि जो 3 महीने डेडलाइन खत्म होने वाली है। टू कॉन्टेस्ट अ सिमिलर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन केस। कॉन्टेस्ट का मतलब, कॉन्टेस्ट एक तो होता है चुनाव लड़ने के लिए कॉन्टेस्ट यूज करते हैं, कॉन्टेस्ट एक प्रतिस्पर्धा होती है। यहां पे कॉन्टेस्ट का मतलब है केस दायर करना, ठीक है। लॉस्ट अगेंस्ट वोडाफोन दिस सितंबर। तो वोडाफोन के अगेंस्ट इसी सितंबर में, मतलब इसी साल के सितंबर में भारत सरकार केस हार गई थी। इसको 3 महीने की डेडलाइन इसके पास थी कि ये एक ऐसा ही रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन केस यहाँ पे दायर करे उसके खिलाफ फिर से, है ना। तो वो एक्सपायर हो गई।
वो समय सीमा जो है वो निकल गई। तो अब ये इससे बदतर क्या होगा कि यहाँ भी घाव यहाँ पे मिला है, भारत को जख्म मिला है, और ये घाव पर नमक छिड़कने का काम एक बार फिर से कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भारत सरकार के लिए कर दिया है। बात समझ में आ रही है? फिर समझना, ये टाइमिंग जो है वो इससे ज्यादा खराब हो ही नहीं सकती थी गवर्नमेंट के लिए। कारण क्या था कि जो 3 मंथ की डेडलाइन थी वो एक्सपायरी, मतलब इसकी ये खत्म हो गई। और ये डेडलाइन किसके लिए थी कि आप ऐसा ही सिमिलर, जैसा कि ये है वैसा ही एक बैकडेटेड टैक्सेशन केस, कि भाई पेक्षा का टैक्स बकाया है, टैक्स नहीं चुका रही है कंपनी, वोडाफोन के खिलाफ जो केस करना था इसी सितंबर में, वो यहां पे क्या है कॉन्टेस्ट करने के अंदर 3 महीने की डेडलाइन जो दे रखी थी उसको मतलब ये एक्सपायरी हो गई। किसकी ये डेट थी, ये डेडलाइन दे रखी थी कि ये यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन केस दायर कर सकती थी भारत सरकार, किसके खिलाफ, वोडाफोन के खिलाफ, जो इसी सितंबर में हार गई थी। बात समझ में आ गई? इसके बाद देखो, 3 महीने अभी गुजरे ही हैं यहां पे, कह सकते हो इस प्रकार से। फिर देखो, बट अनलाइक द टेलीकॉम केस, टेलीकॉम केस मतलब टेलीकॉम कंपनी है वोडाफोन, अनलाइक का मतलब होता है के विपरीत, के जैसा ना होना। लाइक प्रेपोजिशन भी होता है, ध्यान रखना। लाइक से अगर कोई आगे जोड़ रखा है, कई बार अनलाइक करके कोई आपको सब्जेक्ट दे रखा होता है ना, तो इस प्रकार की चीजें ध्यान रखना कि ये प्रेपोजिशन के रूप में आता है, इसके बाद में जो वर्ड आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है। अब ये अनलाइक द टेलीकॉम केस, लाइक के 2 ऑपोजिट होते हैं। लाइक का मतलब एक तो होता है पसंद करना, तो ऐसे सेंस में इसका जो प्लूरल होगा, एंटोनिम होगा, वो डिसलाइक होगा। एक जो लाइक है इसका मतलब होता है कि जैसा होना, तो फिर ऐसे केस में इसका जो ऑपोजिट है वो अनलाइक होगा, मतलब के विपरीत होना, के जैसा ना होना। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। तो कह रहे टेलीकॉम केस के विपरीत, जैसा वोडाफोन वाले केस में हुआ उसके विपरीत। वेयर द गवर्नमेंट वुड ओनली नीड, जहां गवर्नमेंट को आवश्यकता होती, वुड दे रखा है, इसका मतलब एक इमेजिनेशन एक बता रहा है अभी कि टेलीकॉम केस के विपरीत जहां पे गवर्नमेंट को यहां पे केवल आवश्यकता होती, किस चीज की, मतलब इमेजिन कर रहा है कि भारत जो सरकार केस हार गई तो उसमें कितनी आवश्यकता थी कि लगभग 80 करोड़ रुपए यहां पे फोर्क आउट करने होते। फोर्क आउट का मतलब होता है कि पैसा चुकाना तो है लेकिन बिना इच्छा के चुकाना है, ठीक है। अब ये इच्छा किस चीज की है कि भारत सरकार ने तो खुद ही टैक्स डिमांड कर रही है और केस हार गई सरकार, तो इसलिए भारत सरकार को यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा, तो ये बिना इच्छा के दिया जाएगा। इसलिए कह रहा है कि टेलीकॉम केस के विपरीत जहां पे सरकार को केवल चुकाने की आवश्यकता होती, कितना, 80 करोड़ रुपए लगभग, अराउंड का लगभग। इफ इट वर, ये कंडीशनल सेंटेंस है, यदि इट वर टू कंसीड डिफीट, यदि यहां पे भारत सरकार हार मान लेती तो। बात समझ में आ रही है? एक बात यहां पे समझने की ये है कि जब आप इफ वाले क्लोज में वर देखते हो, कंडीशनल सेंटेंस देखते हो, तो फिर दूसरा जो क्लोज है वहां पे वुड आएगा। तो देखो वुड दे रखा है आपको, वुड प्लस V0 नीड दे रखा है। कंसीड जो शब्द है इसका मतलब होता है एडमिट, कंसीड का मतलब होता है एडमिट, स्वीकार करना। डिफीट का मतलब होता है क्या, हार। डिफीट से मतलब है हार। दिस वर्डिक्ट इंक्लूड्स, तो कह रहा है कि उसके विपरीत दिस वर्डिक्ट, ये जो निर्णय आया है ना आर्बिट्रेशन वाला, इंक्लूड्स, इसमें शामिल है अ शार्प $1.4 बिलियन पेबल, पेबल मतलब भुगतान के योग्य। यहां कितना देना पड़ेगा, बहुत बड़ी राशि है, $1.4 बिलियन एज डैमेजेस टू केयर्न। डैमेज मतलब मुआवजा, एक मुआवजे के रूप में केयर्न कंपनी को। कह रहा है कि उसके विपरीत, टेलीकॉम केस के विपरीत, जहां वहां पे केवल तो कितना देना पड़ता, लगभग 80 करोड़ देना पड़ता, इतनी की आवश्यकता थी केवल। लेकिन यहां पे अगर मतलब भारत सरकार अगर हार मान लेती तो वहां पे देना पड़ता 80 करोड़ रुपए। यहां पे बहुत बड़ी राशि भुगतान करने योग्य है, $1.4 बिलियन चुकाने पड़ेंगे मुआवजे से। कहते हैं मैंने तो मानहानि कर दी है ना, मानहानि का दावा लगा दिया मान लो, तो यहाँ पे जो रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है उसका ये मुआवजा लेगी, और $1.4 बिलियन यहाँ पे पेबल है। पेबल मतलब भुगतान करने योग्य, पेबल एडजेक्टिव है, ठीक है। द डैमेजेस, ये जो मुआवजा है, ये आपका एरर में क्वेश्चन था, अराइज फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज डिसीजन। अब ये देखो अथॉरिटीज प्लूरल है, प्लूरल नाउन के साथ में जब आप कोई एक अपोस्ट्रोफी लगाना चाहते हो जिसमें लास्ट में एस और ईएस हो, तो केवल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस मत लगाना। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि अगर अपोस्ट्रोफी के साथ एस जोड़ देते हो आप, तो ऐसे केस में फिर वो इसका प्रोनाउंसिएशन मुश्किल हो जाएगा, आप पढ़ ही नहीं पाओगे इसको। इससे बचने के लिए आप एस के बाद में केवल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे जब प्लूरल हो, एस और ईएस एंडिंग वर्ड हो। तो कह रहा डैमेजेस जो है, जो भरपाई है, वो डैमेजेस अराइज फ्रॉम टैक्स अथॉरिटी डिसीजन। अब किससे आया ये? टैक्स अथॉरिटीज का जो डिसीजन था, टैक्स के जो अधिकारी हैं उनका निर्णय था। क्या निर्णय था? इन्होंने कहा था कि अगर टैक्स नहीं चुकाओगे तो हम टेक बाय फोर्स
बलपूर्वक जबरदस्ती ले लेंगे। एंड सब्सिक्वेंटली, और उसके बाद में क्या करेंगे, सब्सिक्वेंटली एडवर्ब है, इसका मतलब आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद में क्या करेंगे, सेल द कंपनी शेयर, कंपनी के शेयर बेच देंगे। कंपनी कौन सी, केयर्न पीएलसी की बात कर रहे हैं। एंड फ्रिज, फ्रिज का मतलब लॉक कर देना, एक प्रकार से फ्रीज करना मतलब लॉक कर देना। और फ्रीज कर देंगे डिविडेंड पेमेंट्स, जो भी आपको डिविडेंड बांटना है शेयर धारकों के बीच में, वो पेमेंट भी नहीं कर पाओगे। एज वेल एज टैक्स रिफंड्स, यहां तक कि टैक्स रिफंड जो देना होता है आपको, वो भी नहीं दे पाओगे। फ्रीज कर देंगे, इसको लॉक कर देंगे, है ना। टू रिकवर द डिस्प्यूटेड टैक्स ड्यूज, किस लिए करेंगे ऐसा, रिकवर करने के लिए। किस चीज को, जो डिस्प्यूटेड टैक्स ड्यूज है, वो टैक्स का बकाया जो डिस्प्यूटेड विवादों में फंसा हुआ है। एक तो टैक्स बकाया हो कि भाई ठीक है अग्री है अगला भी देने के लिए, एक टैक्स बकाया वो हो जो कि अगला अग्री नहीं है, तो ये कंपनी तो अग्री थी नहीं, इसलिए डिस्प्यूट में आ गया। डिस्प्यूटेड एडजेक्टिव है, विवादास्पद, टैक्स ड्यूज का मतलब टैक्स बकाया। इवन एज, उस स्थिति में भी, द आर्बिट्रेशन प्रोसेस वाज अंडरवे, मतलब तब भी जब आर्बिट्रेशन प्रोसेस जो था वो अंडरवे था, चल रहा था। अंडरवे का मतलब क्या है कि प्रोग्रेस थी, इसकी प्रोग्रेस में चल रहा था, प्रगतिशील था। एक बार फिर समझना कि जो डैमेजेस हैं, जो मतलब भरपाई है, किसके लिए, अराइज फ्रॉम, भरपाई ये जो डैमेजेस की बात कर रहा है, ये 1.4 बिलियन जो डॉलर है ना, ये इसकी बात कर रहा है। ये भरपाई कैसे करेगी सरकार, मतलब क्यों ये मामला उठा, क्यों इतने पैसों की डिमांड है, तो ये इसलिए उठी कि टैक्स अथॉरिटीज ने क्या किया, टैक्स अथॉरिटीज का निर्णय था कि हम बाई फोर्स ले लेंगे, है ना, मतलब जबरदस्ती हम पैसा लेंगे, बाद में कंपनी के शेयर यहाँ पे मतलब जब्त कर लेंगे कंपनी को, कंपनी के शेयर बेच देंगे। उसके बाद में जो डिविडेंड पेमेंट्स आप करते हो, शेयर धारकों को जो डिविडेंड है वो पैसा देते हो, उसको फ्रीज कर देंगे। टैक्स रिफंड्स जो करते हो उसको हम फ्रीज कर देंगे, है ना। किसके लिए, जो टैक्स ड्यूज हैं, जो टैक्स बकाया है, और कौन सा टैक्स बकाया है जो कि डिस्प्यूटेड है, विवादास्पद है, उसको रिकवर करने के लिए। और वो भी तब जब ये आर्बिट्रेशन प्रोसेस, मतलब इस कंपनी ने पहले से ही केस दायर कर रखा था, जो हेग वाला न्यायालय है वहां पे, उस स्थिति में जब केस चल ही रहा था, केस अंडरवे था, जारी था, उस कंडीशन में भी इसने ऐसा किया। इस कारण से यहाँ पे डैमेजेस ये जो अराइज हुआ, अराइज का मतलब है उठकर आना, ठीक है। तो ये चीज उसमें से कैसे उठी, इस कारण से उठी। समझ में आ गई बात। आगे देखो, दिस आउटकम, ये जो परिणाम निकला है ना, ये जो परिणाम रिजल्ट आया है कि 1.4 बिलियन डॉलर का भारत सरकार को चुकाना पड़ेगा, हैज रिपरकशंस, इसके मतलब विपरीत परिणाम है। ये भी परिणाम है, रिपरकशन भी परिणाम है, लेकिन रिपरकशन जो है दुष्परिणामों को बोलते हैं। रिपरकशन के लिए बहुत ही प्रॉपर जो वर्ड होगा वो कॉन्सिक्वेंस होगा। रिपरकशन जो वर्ड है, इसके लिए जो आप सिनोनिम लोगे वो कॉन्सिक्वेंस लोगे। क्या लोगे, कॉन्सिक्वेंस। तो कह रहा है जो ये आउटकम है इसका मतलब बहुत बड़ा दुष्परिणाम है, ये जो रिजल्ट आया है इसका दुष्परिणाम है। नॉट इन द लीस्ट, नॉट इन द लीस्ट का मतलब होता है नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, नॉट इन एनी वे, किसी भी तरीके से नहीं, या फिर कहें कि नॉट इन द स्मॉल डिग्री, मतलब कम नहीं होगा, मतलब इसका एक दुष्परिणाम होगा, मतलब ये कम नहीं होगा, इससे इतना ही होगा। कैसे, फॉर एन आर्बिट्रेशन प्ली, एक आर्बिट्रेशन याचिका और लगी हुई है। आर्बिट्रेशन मतलब मध्यस्थता, प्ली का मतलब याचिका, इसको प्ली बोलते हैं, प्लिया नहीं पढ़ते। फाइल्ड, जो कि दायर की गई है, ओवर द सेम टैक्स डिमांड, और ये भी मतलब सेम टैक्स डिमांड को लेकर यहां पे की गई है याचिका दायर। किसके द्वारा की गई है, केएन जो कंपनी है उसकी पेरेंट फर्म है, मतलब जिसकी ये शाखा है वो फर्म, उसका नाम वेदांता है। हुज वर्डिक्ट इज अवेटेड, और उसका निर्णय अभी क्या है, अवेटेड है, बकाया है, बाकी है, उसका भी इंतजार चल रहा है। एक बात ध्यान रखना, अवेट जो शब्द है ना, अवेट के बराबर आप वेट फॉर कर सकते हो। कभी भी अगर आपको वेट का प्रयोग वर्ब के रूप में मिले तब आप फॉर लगा सकते हो कि इंतजार किसका है, लेकिन अवेट के साथ में अगर फॉर मिल जाता है तो देखते ही गलत कर देना, ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है, ठीक है। एक बार फिर समझना, तो ये कह रहा है ये जो आउटकम है ना, ये जो परिणाम निकला है, इसके कुछ दुष्परिणाम भी है, ठीक है। यहाँ पे आगे कुछ नेगेटिव परिणाम देखने को मिले, कारण परिणाम देखने को मिलेंगे। कैसे, यहां समझाया कि भाई कम नहीं होगा, एक मतलब इससे कम नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी एक पेरेंट कंपनी है केयर्न की, उसने भी ऐसे ही टैक्स डिमांड की गई सरकार के द्वारा, उसने भी अपनी याचिका लगाई हुई है ना, सेम प्रकार का केस है, और उसका निर्णय जो है आना बाकी है, अवेटेड है। तो यहाँ पे भारत सरकार को यहाँ फिर से नुकसान झेलना पड़ सकता है। फिर देखो, ये जो हुज है ना, ये पजेसिव एडजेक्टिव के लिए आता है, ठीक है। हुज का जो भी आंसर आएगा, मान लो ये इंटेरोगेटिव होता है, यहां तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आ रहा है, और वेदांता के लिए आ रहा है। अगर यहाँ पे ये पजेसिव एडजेक्टिव से क्वेश्चन होता तो आप जो भी आंसर करते तो इसका आंसर माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर में से कोई ना कोई आंसर होता। फिर देखो सेकंड,
दूसरी बात, परहैप्स शायद द फिस्कल इम्प्लीकेशन, फिस्कल का मतलब वित्तीय, इम्प्लीकेशन का मतलब ये कॉन्सिक्वेंसेज, ये परिणाम, आउटकम। तो वित्तीय परिणाम जो है किस चीज का, सच ए लार्ज पे आउट, इतने बड़े भुगतान का, पे आउट का मतलब भुगतान, कितना बड़ा, $1.4 बिलियन वाला, टू केयर, और भुगतान करना किसको है, इस कंपनी को। कब, व्हेन द एक्सचेकर, जब खजाना, सरकारी खजाना, ट्रेजरी को बोलते हैं, खजाने को बोलते हैं एक्सचेकर, इज कैश स्ट्रैप्ड, स्ट्रैप का मतलब है कि अब कैश नहीं है ना, नॉट हैविंग इनफ मनी, पैसा नहीं होना, तो अब खजाना खाली हो चुका है और उस कंडीशन में इतना ज्यादा पैसा चुकाना है इसको, तो इसके वित्तीय परिणाम भी बहुत घातक होने वाले हैं। ठीक है, मे हैव, हो सकता है कि ऐसा हो, गैल्वेनाइज्ड, गैल्वेनाइज का मतलब क्या होता है, प्रेरित करना, गैल्वेनाइज का मतलब लिख लेना, गैल्वेनाइज मतलब प्रोड करना, प्रोड, स्पर, प्रेरित करने को बोलते हैं। मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हो तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, है ना, शायद ऐसा हुआ हो, ऐसे इसके लिए मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म लगनी है, और मे मॉडल है तो V0 लगना है यहाँ पे। थोड़ा सा देखो डिफिकल्ट तो है आज का ये पैराग्राफ, ठीक है, लेकिन फिर भी देखो बहुत आसान हम कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि शायद द फिस्कल इंप्लीकेशंस ऑफ सच अ लार्ज पे आउट, एक तो सच के बाद में आर्टिकल लगता है, पहले नहीं लगता, ये ध्यान रखना। तो दूसरी चीज ये है कि इसका जो वित्तीय परिणाम होने वाले हैं ना, वित्तीय दुष्परिणाम होने वाले जो हैं, इतने बड़े भुगतान जो करना है केयर्न को, और वो भी उस समय जब खजाना खाली हो चुका है, तो ये जो चीज है, इसी कारण से शायद सरकार यहां पे, सरकार का माइंड जो है वो मतलब प्रेरित हुआ हो, किसके लिए, अबाउट चैलेंजिंग द वोडाफोन वर्डिक्ट आफ्टर मच डिथरिंग। डिथर जो शब्द है इसका मतलब होता है हेजिटेट होना, फॉल्टर होना, ऑसिलेट होना, वैसिलेट होना, मतलब डगमगाने को बोलते हैं, कुल मिलाकर डगमगाना। आप फॉल्टर कह सकते हो, आप हेजिटेट कह सकते हो, हेजिटेट, ठीक है, हिचकिचाना। तो काफी ज्यादा हिचकिचाने के बाद, काफी ज्यादा सोचने के बाद, काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति में सरकार, उसके बाद इसने क्या किया, निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया कि वोडाफोन का जो निर्णय आया है ना, जो वर्डिक्ट आया है, उसके खिलाफ चैलेंज करेंगे इसको, है ना। और ये बात कब करी, बहुत ज्यादा डिथरिंग के बाद, काफी ज्यादा सोच विचार के बाद, काफी ज्यादा असमंजस के बाद। डिथरिंग यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, ठीक है, तो इसको आप फोल्टर करने का प्रोसेस, हेजिटेशन, ये कह सकते हो। और मच जो है वो नाउन अगर ये है तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। फिर समझना, कह रहा है कि दूसरी चीज, शायद जो वित्तीय परिणाम है इसके, कि इतना बड़ा पैसा देना है केयर्न कंपनी को, और वो भी तब देना है जब खजाना खाली हो चुका है, तो हो सकता है कि इस चीज ने सरकार के दिमाग को प्रेरित किया हो, सरकार को प्रेरित किया हो किसके बारे में, कि भाई सरकार यहां पे चैलेंज करे। अबाउट आ गया, प्रीपोजिशन तो आईएनजी आ गया, कि वोडाफोन का जो वर्डिक्ट आया है उसको यहां पे चैलेंज करे, काफी ज्यादा सोच विचार के बाद, काफी ज्यादा मतलब हिचकिचाहट के बाद। क्योंकि देखो अब पैसा चुकाए तो चुकाए कैसे, अगर इसको चुका दिया पैसा तो डेफिनेटली यहां पे इसको भी देना ही पड़ेगा। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि इसके खिलाफ एक बार और केस लड़ लेते हैं, चैलेंज करते हैं इस निर्णय को, ताकि हो सकता हमारे फेवर में कुछ निकल कर आएगा। अगर ये फेवर में आ गया तो सेम केस ये वाला है, यहां भी कुछ ना कुछ फेवर में आएगा। ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है ऊपरी तौर पर देखने पर, अपेरेंटली बोलते हैं इसको, ऑन द फेस ऑफ इट बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट, या अपेरेंटली भी बोलते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट या फिर अपेरेंटली। ऑस्टेंसिबली मतलब ऊपरी तौर पर, बिकॉज इट कैन नॉट टेक अ डिफरेंट स्टांस ऑन टू सिमिलर केसेस। स्टांस जो शब्द है इसका मतलब व्यू पॉइंट होता है, लिख लेना, व्यू पॉइंट, यहां तो अब जगह नहीं है, व्यू पॉइंट या फिर आउटलुक या आपका एटीट्यूड, है ना, इसको बोलते हैं दृष्टिकोण को। अब कारण क्या है, कारण इसलिए है कि दो सेम केसेस हैं, टू सिमिलर केसेस हैं, केसेस नाउन है, सिमिलर एडजेक्टिव है, टू भी एडजेक्टिव है, टू न्यूमरल एडजेक्टिव है, संख्या बताने वाला शब्द जो होता है वो न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। तो दो समान केसेस में अलग अलग तो ये कुछ कर नहीं सकते सरकार, है ना, इसीलिए इसने निर्णय लिया है कि चैलेंज किया जाए। सेम केसेस हैं, सेम केसेस इसलिए हैं क्योंकि दोनों के अंदर ही ये बैकडेटेड के टैक्स की डिमांड कर रही है ना, तो इन दोनों केसेस में सेम स्टांस लेना पड़ेगा, अलग स्टांस नहीं ले सकती। द सेंटर हैज नाउ फाइल्ड, तो सेंटर ने क्या किया है, अब फाइल कर दिया है, दायर कर दिया है, एन अपील, एक याचिका, किसमें, वोडाफोन वाले मैटर में। कहां की है, सिंगापुर में, ठीक है। अ सिमिलर अपील, ऐसी ही अपील, टू कैन बी एक्सपेक्टेड, तो ऐसी अपील, टू मतलब भी, ये एक ऐसी ही एक और अपील भी कैन बी एक्सपेक्टेड, इसको एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, सोच सकते हैं ऑन केयर्न, इस कंपनी को लेकर। तो जैसे वोडाफोन के खिलाफ यहां पे फिर से चैलेंज किया है इस मामले को सिंगापुर में, वैसे ही यहां पे ऐसा ही अपील यहां देखने को मिल सकती है इस मामले में भी। कैन बी एक्सपेक्टेड पैसिव वॉइस है,
टू तब लगता है किसी भी शब्द के बाद में उसमें स्ट्रेस डालना हो, एम्फेसाइज करना हो, है ना, उसके लिए टू का प्रयोग उस शब्द के बाद में कर देते हैं। आगे देखो, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, ये वित्त मंत्री है भारत की, हैज रिपीटेडली असर्टेड, असर्ट जो शब्द है इसका मतलब होता है क्लेम करना, दावा करना। तो इसने, इन वित्त मंत्री ने बार बार में दावा किया है कि क्या भारत जो है रिटेन करता है, रिटेन का मतलब होता है मेंटेन करना, कि भारत मेंटेन करता है क्या चीज को, द सोवरेन राइट, सोवरेन का मतलब होता है ऑटोनोमस, कि भारत का स्वायत्त, स्वायत्त का मतलब होता है कि किसी के अधीन नहीं है, हम खुद स्वतंत्र हैं इस निर्णय को लेने के लिए, या फिर कह सकते हो कि हाईएस्ट अथॉरिटी है भारत के पास, पावर है ये, कि भारत का अधिकार है टू लेवी टैक्सेस, टैक्स लगाने का। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बार बार में एक बात कही है, दावा किया है कि भारत ये अधिकार रखता है कि वो टैक्स लगा सकता है। द आर्बिट्रेटर्स डू नॉट सीम टू बी डिस्प्यूटिंग दैट, डिस्प्यूट का वैसे विवाद होता है, लेकिन जब वर्ब के रूप में डिस्प्यूट आता है इसका मतलब होता है डिसएग्री होना। जब इसका प्रयोग वर्ब के रूप में करते हो तो इसका मतलब है डिसएग्री होना। लेकिन जो आर्बिट्रेटर्स हैं, मतलब जो कोर्ट्स वगैरह की बात कर रहे हैं, जो बीच बचाव करते हैं, मामले को सुलझाते हैं, वो भी लगता नहीं है ऐसा कि वो इससे डिसएग्री करते होंगे, वो असहमत होंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि भारत का अधिकार टैक्स लगाने का, और ये भी कुछ इससे इनकार नहीं करते, असहमत नहीं है। द फैक्ट इज दैट, अब ये काम की बात ये है, फैक्ट ये है, तथ्य ये है, दिस गवर्नमेंट हैज असर्टेड फ्रॉम द आउटसेट, आउटसेट का मतलब होता है बिगिनिंग या स्टार्ट, आउटसेट का मतलब होता है बिगिनिंग या स्टार्ट। तो इसने शुरू से ही, प्रारंभ से ही क्या किया है, एक चीज कही है, एक यहां पे दावा किया है, किस चीज का, इट इज नॉट इन फेवर, कि सरकार जो है पक्ष में नहीं है, किसके, रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव चेंजेस, कि कोई बैकडेटेड जो भी वैधानिक बदलाव हैं उनके फेवर में नहीं है, जो भी पीछे कोई भी चीज बन रखी है उस चीज को अब बदलने के फेवर में नहीं है। लेजिस्लेटिव वैधानिक चेंजेस, बदलाव, चेंजेस नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव भी एडजेक्टिव है। समझ में आ रही बात? तो कह रहा है कि भाई अब कारण क्या है कि क्यों मामला बिगड़ रहा है, तो यहां पे सरकार जो है उसने शुरू से एक दावा किया हुआ है कि कभी सरकार जो है पीछे के जो कानून है उसके बदलाव के पक्ष में है नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी हैड प्रॉमिस्ड टू रिजॉल्व कंसर्न्स ऑन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, पीएम नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि हम सॉर्ट आउट करेंगे, रिजॉल्व का मतलब हल निकालना, कंसर्न्स चिंताओं का समाधान करेंगे। चिंताएं किसको लेकर है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, वो टैक्स लगाना जो कि बैकडेटेड है, जो पुराना टैक्स है, पीछे का बकाया है, वो जो टैक्स है उसका हम समाधान करेंगे। इंट्रोड्यूस्ड टू ग्लोबल कंस्टर्नेशन इन 2012 बाय द फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी, ये बात पहले किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, ये मतलब एक ग्लोबल चिंता का विषय बन गया था। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब वरी होता है, अनोयंस होता है, एंगर होता है, कह सकते हो, कॉन्स्टर्नेशन चिंता कह सकते हो। तो एक वैश्विक अनोयंस का विषय बन गया था, या फिर कहें कि एक वैश्विक चिंता का विषय बन गया 2012 में। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ये, उस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा, आफ्टर अ लूजिंग अ टैक्स बैटल। कब, जब इन्होंने एक टैक्स बैटल हार गए थे, ऐसा ही लड़ाई चल रही थी सरकार की और कंपनी की विद वोडाफोन के साथ इन द सुप्रीम कोर्ट में। एक बार फिर समझना, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वो जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है उस संबंधी चिंताएं हैं उसका समाधान करेंगे, रिजॉल्व करेंगे उसको। इंट्रोड्यूस टू ग्लोबल कंस्टर्नेशन 2012, अब ये कौन सी चिंताओं की बात कर रहा है, ये वो चिंताएं हैं जो कि वैश्विक चिंता का विषय बन गई थी 2012 में, और किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, उस समय के वित्त मंत्री जो प्रणब मुखर्जी थे उनके द्वारा। और कब किया गया था, एक टैक्स बैटल हारने के बाद। बैटल किसके साथ थी, वोडाफोन के साथ, और कहां पे हार गए थे, सुप्रीम कोर्ट में। आफ्टर के साथ आईएनजी लगना है, ठीक है। फिर द केन ऑर्डर इवन रेफर्स टू, रेफर के साथ टू लगता है, इसका मतलब है संकेत देना, ठीक है। तो केन ऑर्डर, जो केएन कंपनी है उसकी तरफ से जो आदेश है वो यहां तक कि ये भी संकेत देता है कि स्टेटमेंट्स बाय बीजेपी लीडर्स। अब इसके ऑर्डर में यहां पे वो भी स्टेटमेंट बताएं कि बीजेपी के नेताओं ने क्या क्या कहा है, ठीक है। तो यहां पे इसने कोर्ट में दलीलें दी है कि ये पार्टी जो है पहले कुछ और बोलती थी, अब ये कुछ और बोल रही है, ठीक है। तो इसने स्टेटमेंट्स की ओर इशारा भी किया है बीजेपी लीडर्स के द्वारा। अब आप पूछो कि सर बीजेपी पर दया क्यों नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी पार्टी की बात नहीं है, बीजेपी लीडर्स की बात है, ठीक है। लाइक द लेट अरुण जेटली, जैसे कि स्वर्गीय अरुण जेटली के द्वारा कहा गया था, टर्मिंग द रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स एज टैक्स टेररिज्म। ये क्या कहते थे, टर्मिंग, संज्ञा देते हुए, कहते हुए, है ना, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि बैकडेटेड जो भी अमेंडमेंट्स है, पीछे के
कोई भी अगर कोई चीज है, कानून है, उसमें जो अमेंडमेंट्स आप करते हो, संशोधन करते हो, उसको उन्होंने टैक्स आतंकवाद का नाम दिया था। वाइल इन द ओपोजिशन, जब ये विपक्ष में थे, तो विपक्ष में थे तो इनके सुर कुछ अलग थे, अब ये पार्टी सत्ता में आ गई तो कुछ अलग है, ये कहना चाहता लेखक। तो केयर्न ऑर्डर जो है यहां तक कि रेफर करता है बीजेपी लीडर्स के स्टेटमेंट को, जैसे कि स्वर्गीय अरुण जेटली ने कहा था कि जो पीछे के जो संशोधन हैं उसको टैक्स टेररिज्म की संज्ञा दी थी जब ये विपक्ष में थे। द गिल्टी क्लॉजेज, क्लॉजेज का मतलब जो भी मतलब इसके अंदर नियम कानून बने हुए हैं, जो एक मतलब लेजिस्लेशन बना हुआ है। गिल्टी का मतलब कह सकते हो दोषपूर्ण, डिफेक्टिव। अगर कोई व्यक्ति गिल्टी है तो अपराधी है, दोषी वैसे है। अगर कोई चीज दोषी है, गिल्टी है, इसका मतलब वो दोषपूर्ण है, डिफेक्टिव है। तो जो डिफेक्टिव क्लॉजेज है, कुड हैव बीन सफर्ड इन द फर्स्ट एनडीए बजट इटसेल्फ। वो एनडीए का जो बजट था खुद का, एनडीए ने जो पहला बजट दिया था उसमें ही इसको सफर कर सकते थे। सफर का मतलब होता है स्पॉइल करना, र्यून करना, या फिर इसका मतलब होता है सिंक करना, मतलब ये खत्म कर सकते थे इस चीज को, है ना। स्कपर का मतलब ये है, स्कपर का मतलब स्पॉइल करना, सिंक करना भी होता, डुबोना। तो ये मतलब इसको खत्म कर सकते थे क्योंकि इनके हाथ में जो सत्ता आ गई थी। तो जो भी दोषपूर्ण क्लोजेस थे, जो भी इनको लग रहा था डिफेक्टिव है, वो इसको कर देते पहले बजट में। लेकिन बाब्स का मतलब होता है टीका टिप्पणी, बाब्स का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, आलोचना। बाब का मतलब है क्रिटिसिज्म, आलोचना। लेकिन जो आलोचनाएं हुई अबाउट इट यहां सरकार बीजेपी के लिए है, बीइंग अ सूट बूट सरकार, कि भाई अबाउट इट बीइंग, इस बारे में आलोचना हुई कि ये सूट बूट सरकार है ना, मतलब ये उद्योगपतियों का साथ देती है। देन दैट कंपेल्ड, इसने क्या किया, इसने गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, फोर्स करना। इसने गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया, किसके लिए मजबूर कर दिया, ध्यान से समझना। इसने गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया रिट्रैक्ट लैंड एक्विजिशन रिफॉर्म, कि उस समय ये लैंड एक्विजिशन रिफॉर्म्स लेके आ रही थी, भूमि अधिग्रहण सुधारों को कानून लेके आ रही थी, उसको इसे वापस लेना पड़ा। रिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, वापस लेना, विड्रॉ करना, विड्रॉ करना, वापस लेना। रिकेंट भी होता है हालांकि कहने को तो इसको, ठीक है। मे हैव डैम्पेन्ड, तो ये जो चीज है ना, डैम्पेन का मतलब होता है हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना। आज वर्ड्स बहुत ज्यादा हैं, एक बार फिर से पढ़ोगे तो समझ में आएगा पूरा पैराग्राफ आपको अच्छे से। एंथुजियाज्म का उत्साह फॉर इन्वेस्टर फ्रेंडली चेंजेस, इन्वेस्टर फ्रेंडली चेंज मतलब वो बदलाव जो निवेशकों के हित में हो, जो निवेशकों को पसंद आते हो, ठीक है। एक बार फिर समझना। तो कह रहा है कि अब यहां पे लेखक कह रहा है कि बीजेपी सरकार जो है, जब ये खुद का इसका बजट आया था, उस बजट में जो भी इसके लग रहे थे कि डिफेक्टिव चीजें हैं, जो उस समय जब ये विपक्ष में थे तो कहा करते थे कि ये चीजें गलत हैं उस कानून में, ठीक है, उसको इन्होंने टैक्स टेररिज्म की संज्ञा दी थी, तब खुद के बजट में ये कर सकते थे, इसको खत्म कर दें। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि अगर ऐसा करते ये, तो इसका मतलब तो ये जो उद्योग है, कॉर्पोरेट जगत है, उसका साथ देते। अब उस समय इनके खिलाफ होने लगी आलोचनाएं, और आलोचनाएं होने लगी इस बारे में कि ये सूट बूट सरकार है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। तो इस चीज ने गवर्नमेंट को यहां पे मजबूर कर दिया कि गवर्नमेंट वापस से क्या करे, जो लैंड एक्विजिशन रिफॉर्म्स लेकर आई थी, भूमि अधिग्रहण सुधार संबंधी कानून लेकर आए, वापस ले ले उसको, ठीक है। अब यहां तक तो हो गया आपको थोड़ा सा एडिशनल परिचय। फिर से देखो, लेकिन जो टिक्का टिप्पणियां हुई, हो सकता है कि वो चीज जो है उसने ऐसा किया हो, क्या किया हो, सरकार को ये एंथुजियाज्म है इन्वेस्टर फ्रेंडली चेंजेस का, कि बदलाव आने तो थे, और बदलाव ऐसे जो कि इन्वेस्टर्स को पसंद आए, वो बदलाव आ सकते थे। शायद इस चीज ने, इन टिक्का टिप्पणियों ने, है ना, इन हार्श क्रिटिसिज्म ने इस प्रकार के उत्साह को हतोत्साहित कर दिया हो, डैम्पेन कर दिया हो। समझ में आ रही बात। इसके आगे देखो, लूजिंग द आर्बिट्रेशंस इन द मोस्ट वॉच्ड केसेस। मोस्ट वॉच्ड केसेस का मतलब है वो केसेस जिनको अधिकांश देखा गया है, लगभग केसेस जो देखे गए हैं। तो लूजिंग, हारना, किसको, आर्बिट्रेशंस, मतलब जो भी आप बीच बचाव के लिए कोर्ट में जाते हो, उन कोर्ट्स में जो अधिकांश देखे गए केसेस के अंदर जो मामला हार जाना है, अंडर अ ट्रबलसम लॉ, किसके तहत, एक मुसीबत भरे कानून के तहत, एक ऐसा कानून जो ट्रबलसम है, जो आपको ट्रबल में डालता है। दैट हैज हर्ट, वो कानून जिसने कि भारत को हर्ट किया है, भारत के इन्वेस्टमेंट क्रेडिबिलिटी, कि भारत चाहता है कि कंपनी यहां पे आके इन्वेस्ट करे, बाहर की कंपनियां आए, ये विश्वसनीयता हो, तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट क्रेडिबिलिटी है उसको हर्ट किया है। हर्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, हर्ट हर्ट हर्ट, इसलिए यहां पे हर्ट थर्ड फॉर्म मानोगे क्योंकि हैज दे रखा है। प्रोवाइडेड, इसने प्रोवाइड किया, क्या,
कैथार्टिक अपॉर्चुनिटी, कैथार्टिक का मतलब होता है परगेटिव क्लिंजिंग, थोड़ा ध्यान से समझना, ये कैथारसिस से बनता है। परगेटिव एक रेचक औषधि होती है, उससे क्या है पेट वगैरह पूरा साफ। वैसे ही यहाँ पे क्या है कि आपके दिल में कोई भी ऐसा ना हो किसी के प्रति, और एकदम ऐसा हो कि मन साफ वाली छवि हो। अपॉर्चुनिटी लेट गो, लेट गो का मतलब कि जाने दो, जो पीछे का हो गया वो हो गया, अब का देखते हैं, ऐसी छवि, ऐसी अपॉर्चुनिटी। वाइल रेस्टिंग, वाइल के साथ आईएनजी लगता है। द ब्लेम फॉर द मैस ऑन द यूपीए, रेस्ट ऑन निर्भर होना, डालना, मतलब यूपीए सरकार है उस पर पूरा ये जो मैस हुआ है, पूरा गड़बड़ घोटाला हुआ है, उसका दोष यूपीए सरकार पर डालते हुए ऐसा करने का अवसर था। ठीक है, उन्होंने गलत किया, हम गलत नहीं करेंगे। ठीक है, फिर समझना कि मोस्ट वॉच्ड केसेस जो है एक ट्रबलसम लॉ के तहत, एक ऐसा कानून जो कि ट्रबलसम है, लो नाउन है, ट्रबलसम एडजेक्टिव है, ए आर्टिकल है, अंडर प्रेपोजिशन है। मोस्ट वॉच्ड केसेस में केसेस नाउन है, वॉच्ड एडजेक्टिव है, मोस्ट ये हेडवर्ब का काम करेगा। ठीक है, दे यहाँ पे डिटर्मिनर है, इन प्रेपोजिशन है, आर्बिट्रेशन यहाँ पे नाउन है, दे आर्टिकल है, लूजिंग यहाँ पे जेरेंड का काम कर रहा है। जब आईएनजी फॉर्म जेरेंड का काम करता है तो उसको आप सब्जेक्ट मानते हैं। तो अधिकांश जो देखे गए केसेस हैं उनमें आर्बिट्रेशन में हार जाना है, जब कोर्ट में हार जाना जो है इस कानून के तहत, वो कानून जिसने भारत के इन्वेस्टमेंट जो विश्वसनीयता है उस पर आघात किया है, उसको नुकसान पहुंचाया है, उसने यहां पे सरकार को एक अवसर दिया है कि ठीक है हम जिम्मेदारी डाल देते हैं, दोस्तों डालना है ही कि भाई यूपीए ने गड़बड़ किया था, है ना, हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब हम तुम्हें जान देते हैं, इस बार तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे से हम देखेंगे, जो भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस उनकी बात नहीं करेंगे। लेकिन अब सरकार ने किया क्या, करना तो ऐसा था, लेकिन इन डबलिंग डाउन इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय। अब इंस्टीड में ऑफ लगता है तब लगेगा जब आगे आपका ऑब्जेक्ट होता, क्योंकि प्रिपरेशन ऑब्जेक्ट लेता है, आगे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इसलिए इंस्टीड का इंस्टीड ही आएगा। डबल डाउन का मतलब होता है और ज्यादा दृढ़ता से काम करना। अब ये कर लेते हैं ऐसा कि यूपीए की गड़बड़ी है, हम क्या करें, लेकिन इसने क्या किया, इसकी बजाय और दृढ़ता से जुट गई टैक्स वैक्स लगाने के लिए। द गवर्नमेंट हैज स्कोर्ड ए सेल्फ गोल, और इस प्रकार से गवर्नमेंट ने एक सेल्फ गोल, आत्मघाती गोल कर लिया, है ना। आत्मघाती गोल समझते हो, आनंद फानन में आप किसी पाले में चले गए कि अपने खुद के पाले में पहुंच गए, क्योंकि पीछे आपके खिलाड़ी आ रहा था। फुटबॉल का मैच अगर आप देखते हो तो पीछे आपके प्रतिद्वंदी खिलाड़ी लगा हुआ है, इसके चलते आप केवल बॉल को छोड़ना नहीं है, कंट्रोल में रखना है, इसलिए आप पहुंच गए अपने पाले में, और फिर आप उस समय कंट्रोल ही नहीं कर पाए और अपने पाले में ही गोल दे मारा, उसको बोलते हैं आत्मघाती गोल। तो यह है सेल्फ गोल। इस प्रकार सरकार ने सेल्फ गोल कर लिया, आत्मघाती गोल कर लिया। इट्स एस्पिरेशंस, इसकी जो इच्छाएं हैं, एस्पिरेशंस का मतलब विशेज, डिजायर्स या फिर क्रेविंग्स, यर्निंग्स, इसकी जो इच्छाएं हैं, टू रोप इन, रोप इन का मतलब होता है किसी को ललचाना, किसी को कोई काम करने के लिए ललचाना, या फिर आप कहोगे यहां पे कि किसी को आकर्षित करना कह सकते हो, या फिर कहोगे किसी को मनाना कि वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करे, यहाँ पे मतलब हिस्सा ले, क्या कह सकते हो, पार्ट, टेक पार्ट, टू परस्यूएड समबडी टू टेक पार्ट इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, उसको बोलते हैं रोप इन। तो इसकी जो इच्छा सरकार की थी कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स को लाया जाए, मस्ट बी मैच्ड, तो इन इच्छाओं को मैच भी तो करो, इन इच्छाओं के लिए कर्म भी तो करने पड़ेंगे ऐसे, तो इसको मैच किया ही जाना चाहिए। मस्ट बी मैच्ड पैसिव वॉइस है, किसके द्वारा, इंश्योरिंग पॉलिसी, कुछ ऐसी पॉलिसी हो जो विश्वास दिलाने वाली हो, सुनिश्चित करने वाली हो। सुनिश्चित क्या करना है, स्टेबिलिटी, कि अगर आपने यहां पे निवेश किया तो आपकी स्थिरता की जिम्मेदारी हम लेते हैं। एंड क्रिएटिंग अ रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और किसके द्वारा करो मैच, क्रिएटिंग, क्रिएट करके, रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही मजबूत, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ, फ्रेमवर्क का मतलब सिस्टम, कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ किसमें मजबूत रेगुलेटरी हो। रेगुलेटरी मतलब कि आप ऊपर से किसी को नियंत्रित कर रहे हो तो एक मजबूती से नियंत्रित करने की क्षमता आप में हो, रूल्स रेगुलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग आपके हो, कि आप कहीं जाके फंस नहीं जाओ, कहीं ऐसा कोई केस हो तो फिर आपके पक्ष में निर्णय आए, ऐसा कुछ यहां पे करना चाहिए, तब जाके ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आएगा, वरना तो इच्छा इच्छा रह जाएगी, फिर आपका फलीभूत नहीं होगी इच्छाएं। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल। बात करते हैं रिवीजन की। स्कपर, स्कपर शब्द है, इसका मतलब होता है, देखो स्कपर से मतलब है स्पॉइल, बी। फिर है कॉन्स्टर्नेशन, कॉन्स्टर्नेशन का चिंता होता है तो एंजाइटी, वरी, ये सब कह सकते हो। आउटसेट का मतलब होता है स्टार्ट, बिगिनिंग, तो ए से जोड़ सकते हो। डिथर का मतलब हेजिटेट है, फॉल्टर है, वैसिलेट है, ठीक है, ई लिख सकते हो यहां पे आप, हेजिटेट, फॉल्टर, वैसिलेट, ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम है। डगमगाने को बोलते हैं। गैल्वेनाइज का मतलब प्रोड होता है, इसको प्रोड भी कह सकते हो, स्पर भी कह सकते हो, इंस्पायर भी कह सकते हो,
ठीक है, प्रेरित करना, आगे बढ़ाना, तो सी से जुड़ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर बात करें ट्रांसलेशन की, तो देखो वह उसका होने वाला पति है, होने वाला, उसका होने वाला पति है। ठीक है, तो यहां पे होने वाले के लिए टू बी या वुड बी, ये दोनों कर सकते हो। ही इज हर टू बी हस्बैंड, ही इज हर वुड बी हस्बैंड, बोथ आर राइट। फिर ये एक जो लेट वाला आया था ना, लेट गो, तो उससे देखो लेट का मतलब है कोई भी काम करने के लिए अनुमति देना, टू अलाउ समथिंग टू हैपन, उसके लिए लेट यूज करते हैं। तुमने उसे जाने क्यों दिया, वाई डिड यू लेट हिम गो, डिड इसलिए क्योंकि पास्ट है, जाने क्यों दिया। वह मुझे सोने नहीं देता है, अब ये प्रेजेंट है, तो ही डजंट लेट मी स्लीप। ठीक है, वह मुझे खेलने नहीं देता है, ही डजंट लेट मी प्ले। वह मुझे बैठने नहीं देता, ही डजंट लेट मी सिट। पढ़ाने नहीं देता, ही डजंट लेट मी टीच। इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। तो ये आपका आज का सेशन हुआ, और फ्राइडे तक हम सेशंस डिस्कस करते हैं, मंडे टू फ्राइडे। अब हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी वो मंडे को होगी, ठीक शाम 5 बजे मुलाकात होगी इस सेशन के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।